हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सैलरी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताई थी वेतन के संबंध में कर्मचारी और उसके नियोक्ता के बीच के संबंध को, और हमने डिस्कस किया था वेतन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातों को। आज इसी कंटिन्यूएशन में हम आगे जिस टॉपिक पर, जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कि वेतन में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। आयकर लगाने के लिए वेतन में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है, जैसे मजदूरी, कोई वार्षिकी अथवा पेंशन, ग्रेच्युटी, फीस, कमीशन, अनुलाभ एवं वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके अतिरिक्त कोई लाभ, कोई अग्रिम वेतन, सेवा में रहते हुए अवकाश उपभोग नहीं करने पर मिला हुआ उपार्जित भुगतान या जिसको उपार्जित अवकाश वेतन हम कहते हैं, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि, हस्तांतरित शेष का करयोग्य अंश, धारा 80CC में नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता का अंशदान, इन सब को भी वेतन में शामिल किया जाता है। इसके अलावा अब हम जिस बिंदु पर आ रहे हैं, हम वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी में जिस तरह से वेतन की गणना करते हैं, करयोग्य वेतन की गणना करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना करनी होती है। तो वेतन से आय की गणना करने के लिए सबसे पहले वेतन की सकल आय ज्ञात की जाती है, जो मुख्यतः वेतन के सभी मौद्रिक भुगतानों, अनुलाभों के मूल्यों व वेतन के स्थान पर प्राप्त होने वाले सभी भुगतानों का योग कहलाती है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद वेतन की हम करयोग्य आय ज्ञात करते हैं। इसके लिए सकल वेतन की राशि में से आयकर अधिनियम की धारा 16 में वर्णित कटौतियाँ भी दी जाती हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि वेतन से आय की गणना करने के लिए हम उसे 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मौद्रिक वेतन, मॉनेटरी सैलरी। देखिए, मॉनेटरी सैलरी या मौद्रिक वेतन जो हम ले रहे हैं, उसके अंतर्गत हम निम्न आयों को शामिल करेंगे, जिसमें पहला है हमारा मूल वेतन, बेसिक सैलरी। क्या होता है मूल वेतन? प्रति माह एक निश्चित राशि कर्मचारी को मूल वेतन के रूप में दी जाती है। सामान्यतः ऐसे वेतन की गणना आपसी समझौते के आधार पर या वेतनमान के आधार पर होती है। मूल वेतन के अतिरिक्त कर्मचारी को भत्ते एवं अनुलाभ आदि भी दिए जाते हैं। मूल वेतन निर्धारण में हमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो आती है कि उसे कर्मचारी को स्थायी फिक्स वेतन दिया जा रहा है या वेतनमान के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसी तरह से देखिए, यदि कर्मचारी को सेवा की शर्तों में बिक्री पर एक निर्धारित दर से कमीशन मिलता है, तो उसे भी मूल वेतन ही मानते हुए मूल वेतन में हम शामिल करते हैं। कब? जबकि हम कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए मूल वेतन की गणना करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिक सैलरी की, मूल वेतन की, जो कि प्रति माह एक कर्मचारी को दिया जाता है। तो देखिए, कर्मचारी को वेतन यदि वेतनमान में दिया जाता है, पे स्केल में दिया जाता है, तो हम मूल वेतन की गणना किस तरह से करते हैं कि एक कर्मचारी की नियुक्ति एक निश्चित वेतनमान में होती है और वेतनमान के अनुसार मूल वेतन की गणना एवं उसमें वार्षिक वृद्धि की गणना की जाती है। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 10,000-500-20,000 के वेतनमान में हुई, तो आप इस कर्मचारी का मूल वेतन प्रति माह कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये देखो, जो 10,000 और 20,000 के बीच में जो 500 रुपये लिखे हैं, ये उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि है। यानी कि यदि उसका 10,000 रुपये से वेतन शुरू होता है, तो 12 महीने बाद उसका वेतन वृद्धि 500 रुपये लगेगा और अगले 12 महीने के लिए उसका मूल वेतन 10,500 रुपये हो जाएगा।
तो मान लीजिए हम उदाहरण ले रहे हैं कि यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 10,500 से 20,000 के वेतनमान में हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब ऐसे कर्मचारी का मूल वेतन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति कितनी राशि पे हुई है। अब यहाँ पर जब हम उसका मूल वेतन ज्ञात करेंगे तो हमें क्या देखना है कि यदि सरकारी कर्मचारी है तो हम उसकी 12 महीने की वेतन मूल वेतन कौन सा लेंगे, और यदि वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसका 12 महीने का मूल वेतन हम कैसे निकालेंगे। उदाहरणतया देखिए, यदि कर्मचारी आपका सरकारी कर्मचारी है तो हम क्या करेंगे। उदाहरण दिया है मैंने एक, आपको देखो कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति 1 मई 2012 को 10,500 20,000 के वेतनमान में हुई है, तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए उसके मूल वेतन ज्ञात करना है, यदि वो सरकारी कर्मचारी है या वो गैर सरकारी कर्मचारी है। सबसे पहले हम सरकारी कर्मचारी की दशा में कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी की दशा में देखिए उसकी नियुक्ति कितनी तारीख को हुई है, 1 मई 2012। हमारा जो कर निर्धारण वर्ष है वो क्या है, 2020-21। हम क्या करेंगे, देखो हम गणना करेंगे 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013 तक, 12 महीने हो गए। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीने 2012 के हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने 2013 के हुए। तब तक उसे 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। 1 मई 2013 से 30 अप्रैल 2014 तक 10,500। 1 मई 2014 से 30 अप्रैल 2015 तक 11,000। 1 मई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक 11,500। 1 मई 2016 से 30 अप्रैल 2017 तक 12,000। 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2018 तक 12,500। 1 मई 2018 से 30 अप्रैल 2019 तक 13,000। 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक 13,500। आपने देखा होगा कि हमने हर वर्ष 500 रुपये उसके मूल वेतन में जोड़ते गए, और हम अभी 1 मई 2019 से 30 अप्रैल 2020 तक 13,500 के स्केल में आ गए। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष की अवधि सरकारी कर्मचारी की दशा में जो हम वेतन लेंगे वो क्या होगी, 1 मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020। और मूल वेतन क्या होगा उसका, देखो मार्च 19 और अप्रैल 19, इन 2 महीने का तो हम लेंगे 13,000 के हिसाब से। देखिए 1 मई 2018 से उसे 30 अप्रैल 2019 तक कितना मिल रहा है, 13,000। तो हमने 2 महीने का तो लिया 13,000 के हिसाब से 26,000। अब मई 2019 से लेकर के अप्रैल 2020, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 10 महीने का 13,500 के हिसाब से 1,35,000। और मूल वेतन जो उसका 20-21 के लिए होगा वो कितना होगा, 1,61,000 रुपये। देखिए मैंने इसमें एक चीज़ स्पष्ट की है, उसे आप समझ लें। असेसमेंट ईयर 2020-21 के तुरंत पूर्व का वित्तीय वर्ष या गत वर्ष जो होगा उसकी अवधि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 होगी। ये मैंने आपको जब प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के 12 महीने की अवधि गत वर्ष कहलाती है। परंतु सरकारी कर्मचारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों का वेतन सामान्यतः अगले माह की पहली तारीख को उपार्जित अथवा प्राप्य माना जाता है तथा इसके लिए मार्च महीने का वेतन अप्रैल में प्राप्य माना जाता है। इसलिए इनके वेतन की गणना 1 मार्च 2019 से 29 फरवरी 2020 तक की जाएगी। क्लियर। अब हम आते हैं गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में मूल वेतन। अब देखिए गैर सरकारी कर्मचारी के लिए हमारी अवधि क्या रहेगी, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2019, तो 1 महीने की सैलरी तो हम लेंगे 13,000 और 11 महीने की सैलरी हम लेंगे 13,500। इस तरीके से गैर सरकारी कर्मचारी जो होगा उसका मूल वेतन कितना हो जाएगा, 1,61,500 मूल वेतन। यदि कर्मचारियों को स्थिर वेतन पर नियुक्त किया जाए तो इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है कि वेतन
माह की अंतिम तारीख को उपार्जित होता है अथवा अगले माह की प्रथम तारीख को। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कर्मचारी को, सपोज़ हमने उदाहरण लिया कि नियोक्ता ने 50,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर नियुक्त किया है, कोई वेतन वृद्धि आपको नहीं दी जा रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चाहे वो सरकारी है चाहे अर्ध सरकारी, क्योंकि वेतन 50,000 रुपये प्रति माह ही मिलना है। लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता। कर्मचारी के प्रतिवर्ष वेतन में कुछ वार्षिक वृद्धि होती है जिसे हम मूल वेतन में शामिल करते हैं। तो वहाँ हमें ये देखना होता है कि कर्मचारी यदि सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसके वेतन और भत्तों की गणना जो हम करेंगे वो हम कहाँ से करेंगे, 1 मार्च से 28 फरवरी या लीप ईयर है तो 29 फरवरी। इसके अलावा यदि वो गैर सरकारी कर्मचारी है तो उसकी दशा में वो अवधि क्या रहेगी, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व के 12 महीने, जिसे हम गत वर्ष या वित्तीय वर्ष कहते हैं, उसके वेतन को हम कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य आय की गणना करते हैं। आज जो हमने किया देखा, अगर आपको इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।